अक्सर हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि आरबीआई बार बार रेपो दर, सीआरआर इन सब में बदलाव करता रहता है। आखिर इस सब चीज़ के पीछे क्या कारण होते हैं? क्यों ऐसा बदलाव वो करता है? और महंगाई को ठीक करने में मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि मौद्रिक नीति होती क्या है और मौद्रिक नीति कैसे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो आज का हमारा टॉपिक ना ही सिर्फ हमारी रियल लाइफ में कुछ जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये मौद्रिक नीति किसके अंदर में आती है? मौद्रिक नीति किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उसको नियंत्रित करता है और उसका मेन जो उद्देश्य होता है वह होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। इसके साथ में कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं, जैसे मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य यह भी होता है कीमत स्थिरता, और दूसरा उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, कि वह कीमत स्थिरता भी चाहता है कि महंगाई ज़्यादा ना हो। दूसरा, कि एक देश का आर्थिक विकास हो। इसमें भी मौद्रिक नीति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति के दो उपकरण हैं। पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। तो आज की इस वीडियो में हम मात्रात्मक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे कि मात्रात्मक उपकरण किस तरीके से मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण में रखते हैं। सबसे पहला, दो चीजों को समझिए। एक होता है इन्फ्लेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या होती है मुद्रास्फीति? यह है निश्चित समयावधि में कीमत में लगातार वृद्धि की दर। जब हमारी किसी भी एक निश्चित समय में कीमत लगातार अगर बढ़ती रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। दूसरी ओर एक होती है अवस्फीति। अवस्फीति का मतलब है जब एक निश्चित समावधि में कीमत लगातार कम होती जाती है। जब कीमत लगातार कम होती जाती है उसको हम कहते हैं अवस्फीति। दोनों के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है मुद्रा की आपूर्ति। यानी कि चाहे मुद्रास्फीति हो या मुद्रा अस्फीति हो, दोनों के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो है मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति बार बार बढ़ती और घटती रहती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम मौद्रिक नीति के उपकरणों से मौद हम जो महंगाई है उसको ठीक करेंगे। सबसे पहला उपकरण है हमारा रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई यानी कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और यह ऋण अल्प अवधि के लिए होते हैं, तो ऐसे उसको हम मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, क्या होता है? जब आरबीआई बैंकों को उधार देता है उसको हम क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। भाई, हम हमें उधार चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। बैंकों को अगर पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? डेफिनेटली जो केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक क्या होते हैं? बैंकों के बैंक। उनसे उधार लेता है। तो जिस दर पर ये जो उधार होते हैं अल्प अवधि के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि 2 से 14 दिन के लिए लिए जाते हैं। ऐसा ही एक और दर होती है बैंक दर। दोनों एक जैसे काम करते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ये दीर्घकालीन समय के लिए होते हैं, संबद्ध वर्षों के लिए होते हैं। उसमें रेपो दर में भी पैसा आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक पैसा उधार दे रहा है। किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। लेकिन वहां पे वो अल्पकालीन समय के लिए ले रहे हैं, यहाँ वो दीर्घकालीन समय के लिए ले रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों में होता है। तो फर्क वही है कि आरबीआई उधार देता है, किसको देता है? बैंक को देता है। अब जरा देखते हैं, हमारे सामने दो स्थितियां हैं। पहली है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं तो क्या करेगी? बैंक रेपो दर में वृद्धि कर देगी। अब देखो, बैंक कहाँ से पैसा ले रहा है? आरबीआई से पैसा ले रहा है। आरबीआई से जब उसको पैसा मिलेगा, ज्यादा रेट पे पैसा मिलेगा, तो क्या वह हमें जिस हम जैसे जो आम जनता है वो जिस ब्याज पर पैसा लेगी उस ब्याज दर को बढ़ा देगा। क्योंकि बैंकों को फायदा तो तभी है ना जब ज्यादा ब्याज दर पे पैसा देगा, तो वो ब्याज दर को बढ़ा देगा। ब्याज दर को बढ़ाने से क्या होगा? बैंक ब्याज दर बढ़ाएगा तो क्या होगा? इसके कारण ऋण की मांग घटेगी, लोग ऋण कम मांगेंगे। ऑब्वियसली बात है ना कि जब ब्याज दर ज्यादा हो जाए, मान लो एक पर्सन है, वो गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहा है। उसने कहा, बैंक के पास गया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, इतने पे चाहिए। मान लो बैंक ने उस दिन कहा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज दर है वो 8% रहेगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने मान लो 2 महीने डिले कर दिया। 2 महीने बाद जब वो फिर से आया, मान लो रेपो दर में वृद्धि कर दी। किसने? केंद्रीय बैंक ने।
तो इसके कारण बैंक ने भी अपने वृद्धि दर कर दी। अब पहले वो 8 में दे रहा था, अब उसने 11% कर दिया, क्योंकि उसको भी तो पैसा कमाना है ना। तो अब वो क्या सोचेगा कि मैं इस प्लान को कैंसिल करता हूँ, मैं अब ऋण की मांग कम करूंगा या ऋण की मांग नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो रेपो दर में वृद्धि की जाती है। अब वही दूसरी स्थिति है अपस्फीति। अपस्फीति में क्या होता है, रेपो दर में कमी कर दी जाए। रेपो दर में कमी करने से क्या होगा, बैंकों को कम ब्याज पर फंड मिलेगा, कम ब्याज पे मिलेगा। तो कम ब्याज पे मिलेगा तो वो भी बाजार में क्या करेगा, ब्याज दर को घटा देगा। बाजार की ब्याज दर को घटा देगा तो उससे ऋण की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऋण की मांग बढ़ जाएगी तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि अपस्फीति में क्या है, कीमतें कम हो रही हैं। और मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा के हमें क्या करना है, हमें उन कीमतों को बढ़ाना है ताकि लोग पैसा ज़्यादा खर्च करें। देखो सीधी सी बात है, अगर जेब में पैसा रहेगा तो पर्सन क्या सोचेगा कि चलो खर्च करते हैं, और जेब में पैसा नहीं रहेगा तो खर्च करने की कम सोचेगा। तो जो मुद्रास्फीति है उसमें हमें जेब के पैसे को, जो हमारी तरल मुद्रा है, उसको बैंकों तक पहुंचाना है। और जब अस्फीति है तो हमारी पॉकेट में पैसे को लेके आना है। यही आरबीआई का मुख्य लक्ष्य होता है। दूसरा मात्रात्मक उपाय है विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो दर है, इसको हम हिंदी में विपरीत रेपो दर कहेंगे। विपरीत रेपो दर क्या होती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा उधार देता है। अब उल्टा हो गया, पहले आरबीआई पैसा उधार दे रहा था वाणिज्यिक बैंकों को, अब क्या हुआ भाई, कई बार वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा पड़ा है, लोग ज्यादा ऋण नहीं ले रहे, तो क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक किसको दे देती है पैसा, आरबीआई को देती है। लेकिन आरबीआई हमेशा जो उसकी रेट है वो क्या करता है, हमेशा कम रखता है। ठीक है, तो मात्रात्मक उपाय में विपरीत रेपो दर में क्या होता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा उधार देता है। अब देखो क्या होगा, मुद्रास्फीति यानी कि कीमतें ज्यादा बढ़ रही है, तो बैंक क्या करेगा, जो हमारा रिजर्व बैंक है वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, ताकि बैंक उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार दे। उनको ज्यादा पैसा उधार देगी तो क्या होगा, ऋण के लिए कम पैसे बचेंगे, उनके पास कम पैसा बचा, कम पैसा बचेगा तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर अपस्फीति यानी कि कीमतें कम हो रही है तो रेपो दर को घटा देगा। रेपो दर को घटाने से क्या होगा, बैंक आरबीआई को कम पैसा देगा। बैंक आरबीआई को कम पैसा देगा, किसको देगा फिर, आम जनता को पैसा देगा। तो अधिक मुद्रा की आपूर्ति होगी और इससे मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे दो उपकरण। अब आते हैं तीसरे पे, खुले बाजार क्रियाएं, खुले बाजार परिचालन। देखो, अब जब हम ऋण के द्वारा करते हैं, ऋण जब लेते हैं तो हम आसानी से ऋण लिया तो रेपो दर को या रिवर्स रेपो दर को, विपरीत रेपो दर को कम करके हम उस चीज को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सैलरी वाले होते हैं, जो लोन नहीं ले रहे, उनके पैसे को कैसे ठीक किया जाए भाई, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को ठीक करना है ना, तो उनके पैसों को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए बैंक करती है खुले बाजार क्रिया। उसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए खुले बाजार में अल्पकालीन कोषागारों से अन्य प्रतिभूतियों को खरीदता है व बेचता है। यानी कि जब प्रतिभूतियों को खरीदता व बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं। अब आप कहोगे प्रतिभूतियां क्या हैं, इसका क्या है जरा समझते हैं। केंद्रीय बैंक जब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना क्या कहलाता है, खुले बाजार क्रिया। देखो, आपने ये सब तो देखा होगा, LIC, PPF, ये क्या है, ये प्रतिभूतियां हैं, जिसको इंग्लिश में हम सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, बार बार बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, अपने एजेंट के थ्रू या बैंकों के थ्रू हम लोगों का पैसा इसमें लगवाता है। क्या कहता है, भी LIC में पैसा लगाओ, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा सोचता है ना। तो हम भी क्या करते हैं, हम पैसे को खर्च करने बजाय उस पैसे को बैंक पे दे देते हैं, यानी कि LIC में लगा देते हैं। PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं कि हमें इस पे इतना रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या है, सिक्योरिटीज है। इन सिक्योरिटीज के थ्रू भी सरकार जो तरल मुद्रा है उनको क्या करती है, कम करती है। तो मुझे बताइए, मुद्रास्फीति है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक सरकारी जो हमारी प्रतिभूतियां है उनको बेचेगा, किसको, बैंकों को बेचेगा। ठीक है, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जनता के पास कम पैसा बचेगा। वहीं अगर अपस्फीति है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा और बैंकों को पैसा वापस, मतलब बैंकों को, मतलब बैंक का मतलब क्या है, बैंक एक मीडिएटर है, उसमें काम कर रहे हैं बैंक। क्योंकि हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं बैंक के पास, हम केंद्रीय बैंक के पास नहीं जाते कभी भी।
तो इस तरीके से काम करता है। तो जब हमारे पास पैसा, जब मुद्रा की आपूर्ति को कम करना है, कम करना है, तो क्या करेगा? केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचेगा। प्रतिभूतियों को क्या करेगा? बेचेगा। बेचने से क्या होगा? लोग पैसा केंद्रीय बैंक को दे देंगे। लेकिन अगर अपस्फीति है, कीमतें ऑलरेडी कम हो रही है, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना है, तो उन्हीं प्रतिभूतियों को या नई जो पुरानी प्रतिभूतियां उनको खरीदेगा, जिससे अपस्फीति की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ये था। अब आते हैं नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? देखो, कोई एक पर्सन है, उसने क्या किया? 1,000 रुपए जमा किए, ठीक है। बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि 10% आपको क्या रखना है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो रखना है। मान लो उसने कितने रुपए रख दिए? 100 रुपए रख दिए। किसको दे दिए? रिजर्व बैंक को, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि तुम्हारे पास जो भी जमाएं आएंगी उसका कुछ परसेंट, हमने मान लिया वो 10%। 10% मेरे पास रखना है। बाकी का पैसा बैंक क्या कर सकता है? 900 रुपए वो क्या करेगा? ऋण के रूप में किसी दूसरे पर्सन को ऋण के रूप में दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति में क्या होगा? मान लो CRR बढ़ जाता है, यानी कि नकद कोष अनुपात को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? पहले मान लो 10% था, अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया, तो बैंक को RBI के पास अधिक मुद्रा रखनी पड़ेगी। बैंक को क्या करना पड़ेगा? RBI के पास अधिक मुद्रा रखनी पड़ेगी। तो उसके पास कम पैसा बचेगा ऋण देने के लिए। ऋण देने के लिए कम पैसा बचेगा, तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो गई? कम हो गई। वहीं अपस्फीति है, तो बैंक क्या करेगा? केंद्रीय बैंक क्या करेगा? CRR को घटा देगा। CRR को घटाने से क्या होगा? बैंक के RBI के पास कम पैसा रखना पड़ेगा। कम पैसा रखना पड़ेगा तो क्या होगा? ऋण के लिए अधिक आपूर्ति होगी और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वैसा ही जैसे CRR होता है, वैसे एक और होता है वैधानिक तरलता अनुपात। जो भी हमारी शुद्ध मांग या सावधि जमा, जो भी जमाएं हैं, उनका कुछ हिस्सा बैंक को नकदी, सोना या तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। देखो, सेम वैसा ही नकद कोष अनुपात में वो किसके पास रखता है? केंद्रीय बैंक के पास रखता है। लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात में उसको अपने पास रखना पड़ता है, वरना अब बोलोगे क्या पता चलेगा रखने? देखो, कंट्रोल कौन कर रहा है? RBI। केंद्रीय बैंक का पूरा कंट्रोल होता है किस पे? बैंक पे। वो पूरा ध्यान देता रहता है कि ये बैंक क्या कर रहा है। अगर वो नहीं रखेगा तो जुर्माना भी लगा सकता है। कौन? केंद्रीय बैंक। तो बैंक को जमा मिलती रहती है, मान लो जो भी जमाएं मिली। अब जो जमा मिली वो किसके रूप में रखेगा? गोल्ड के रूप में, नकद के रूप में और प्रतिभूतियों के रूप में। और बाकी जो बचा पैसा है उसको किसको दे देगा? ऋण के रूप में दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो कुल जमा थी 1,000 रुपये और SLR है कितनी? 18%। तो कितना पैसा? 180 रुपये वो सोना, प्रतिभूतियां, नकदी के रूप में रख देगा। बाकी के जो पैसे बचे उसको ऋण के रूप में दे देगा। अगर मुद्रास्फीति है तो क्या होगा? SLR को हम बढ़ा देंगे। SLR बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बैंकों को नकदी, सोना, प्रतिभूतियों के रूप में अधिक मुद्रा के रूप में रखना पड़ेगा और इससे ऋण के लिए कम पैसे मिलेंगे। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। और वहीं अगर अपस्फीति है तो SLR को क्या कर देगा? घटा देगा। SLR को घटा देगा तो क्या होगा? बैंक को नकदी, सोना, प्रतिभूतियों में कम मुद्रा आपूर्ति रखना पड़ेगा। ऋण के लिए अधिक पैसा बचेगा, तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट। कौन से? मात्रात्मक उपाय। ये हमारे कौन से थे? मात्रात्मक उपाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण के बारे में। थैंक यू सो मच।